नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने जो टॉपिक पढ़ा है सजीव व निर्जीव उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा दिया गया है आपका, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूं वो मैक्सिमम क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। तो ये आपको करा दिया था कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। आपको पता है कि सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है अरस्तु। तो आपको बताया कि अरस्तु को क्या कहा जाता है, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, ठीक है। अरस्तु को क्या कहा जाता है भैया, बायोलॉजी का जनक। इसके अलावा इनको किसका जनक कहा जाता है, जूलॉजी का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते हो। इसके बाद आपने देखा हक्सले, हक्सले ने आपको क्या बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। हक्सले ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने जीव द्रव्य का महत्व बताया था। क्या बताया भैया, जीव द्रव्य का महत्व। वापस से सुन लीजिए, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। तो आपको बताया था कि लेमार्क और ट्रेविनियस ने जीव विज्ञान शब्द 1801-1802 में दिया था, ठीक है। लेकिन कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि 1801 में दिया है या 1802 में दिया। तो आप कह रहे हैं 1801-1802 में दिया है। और यदि आ जाता है एग्जाम में मोस्टली, तो आपको याद रखना है कब दिया था, 1802 में दिया है, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, लेमार्क और ट्रेविनियस ने दिया था। अरस्तु को क्या कहा जाता है, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। यदि बात करें जूनियर हक्सले की, तो इन्होंने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। पुरकिंजे व वॉन मोल ने क्या बताया था, जीव द्रव्य का महत्व बताया था, ठीक है। तो आपका ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जीव विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। आपसे पूछा है कि जीव विज्ञान के जनक हैं। तो आपको पता है कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अभी बताया है पहले क्वेश्चन में, कौन है भैया, अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है क्यूबियर। क्यूबियर किसके जनक है भैया, तुलनात्मक शारीरिकी के जनक हैं। किसके जनक हैं, तुलनात्मक शारीरिकी के जनक। किनको कहा जाता है, क्यूबियर को कहा जाता है। लेमार्क, लेमार्क किसके जनक हैं, लेमार्क विकासवाद के जनक हैं। किसके जनक हैं भैया, विकासवाद के। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस किसके जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक है। किसके जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा है आपसे जीव विज्ञान के जनक कौन है। ये आए हुए क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, अब तक ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इसमें आपको जरूरी नहीं कि अरस्तु पूछे हर बार, आपसे पूछ सकता है तुलनात्मक शारीरिक के जनक कौन है। तो आपको याद रखना है क्यूबियर। यदि आपसे पूछ ले विकासवाद के जनक कौन है, आपको याद रखना है लेमार्क। यदि आपसे पूछ ले वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, आपको याद रखना है थियोफ्रेस्टस, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन पूछा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका आंसर अभी यहां पर क्या है, अरस्तु, ठीक। अब हम बात करते हैं भैया अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, जैविक संगठन शुरू होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा है जैविक संगठन शुरू होता है। और यदि आपने सजीव और निर्जीव की थ्योरी क्लास पढ़ी होगी तो इसमें डिटेल से बताया गया है कि जैविक संगठन कहां से शुरू होता है और कहां पर जाकर के इसका अंतिम चरण पूरा होता है। तो आपको उसमें बताया था कि जैविक संगठन की जो शुरुआत होती है भैया वो एटम से होती है। किससे होती है, एटम से, ठीक है। जैविक संगठन की शुरुआत किससे होती है, एटम से। उसके बाद कहां पर जाते हैं, मॉलिक्यूल। किस पर जाते हैं भैया, मॉलिक्यूल पर। उसके बाद किस पर जाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद किस पर जाते हैं, सेल। उसके बाद क्या आता है भैया, टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या आता है, कोई भी ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कोई भी जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। फिर ये आगे जाकर के क्या करता है, अपनी पॉपुलेशन बनाता है। उसके बाद क्या आता है, कम्युनिटी, एक समुदाय बन जाता है। कम्युनिटी के बाद क्या आता है, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के बाद क्या आता है, बायोस्फीयर, जैव मंडल आता है, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि अभी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से पूछा गया है कि जैविक संगठन शुरू होता है। यदि इस क्वेश्चन को
ऐसे ना पूछ करके थोड़ा जटिल बनाना चाहे तो आपसे इनका क्रम दे सकता है, और क्रम में पूछेगा कि सही क्रम क्या है, ठीक है। तो आपको ये क्रम याद रखना है, कहां से शुरू होता है, एटम से, और कहां पर जाकर खत्म होता है, बायोस्फीयर पर जाकर के खत्म होता है, जैव मंडल पर जाकर के खत्म होता है, ठीक है भैया। तो ये आपको याद रखना है। एक मोस्ट आपको जो बता दिया था कि जैव मंडल का मतलब क्या होता है, लाइफ ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जीवन। ये सब कुछ मैंने थ्योरी क्लास में पहले से ही समझा दिया है। यहां केवल हम बात कर रहे हैं आज एक्सरसाइज के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जैविक संगठन शुरू होता है आणविक स्तर से, कोशिकीय स्तर से, अंग स्तर से और परमाणविक स्तर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एटम यानी कि परमाणविक स्तर से। आइए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका कि जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार क्या है, ठीक है। तो आप देखिए जीवन का जो भौतिक आधार है, आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, जीव द्रव्य, भोजन, कोशिका और केंद्रक। तो जीवन का भौतिक आधार क्या होता है भैया, अब आपको मालूम है कि जीवन का भौतिक आधार क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, ठीक है। क्या होता है, जीव द्रव्य। और किसने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, अभी बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में जूनियर हक्सले ने बताया था कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है। अब बात ये होती है कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य क्यों होता है, क्योंकि समस्त जैविक क्रियाएं, शरीर के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो सभी जैविक क्रियाएं किसके अंदर संपन्न होती हैं, जीव द्रव्य के अंदर संपन्न होती हैं, ठीक है। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, जूनियर हक्सले ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि जीव के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं किसके अंदर संपन्न होती हैं, जीव द्रव्य के अंदर संपन्न होती हैं। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जैविक संगठन का उच्चतम स्तर है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जैविक संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है जीव मंडल, अगला ऑप्शन है ऊतक और अगला ऑप्शन है समुदाय, ठीक है। तो अभी आपको बताया है कि जैविक संगठन की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, एटम से होती है, ठीक है। तो हमसे यदि पूछ रहा है कि जैविक संगठन का प्रथम चरण, प्रथम स्तर, शुरुआत कहां से होती है, तब तो उसका उत्तर क्या होगा, एटम, परमाणविक स्तर से होती है। लेकिन उसने क्या पूछा है कि जैविक संगठन का उच्चतम स्तर क्या है। तो आप जानते हो कि जैविक संगठन का जो उच्चतम स्तर होता है वो क्या होता है भैया, जीव मंडल होता है। क्या होता है, जीव मंडल। ये क्रम आपको याद रखना है, बार बार बोल रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी और बोर्ड की बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन आने लायक है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। लेकिन क्रम याद रखना है आपको, परमाणु, परमाणु के बाद आणविक स्तर बनेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद मैक्रोमॉलिक्यूल, उसके बाद कोशिका, कोशिका से कोई भी टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन टिश्यू, उसके बाद ऑर्गेनिज्म, उसके बाद क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के बाद क्या बन जाता है, उसकी पॉपुलेशन होती है, फिर कम्युनिटी में प्रवेश कर जाता है, फिर वो इकोसिस्टम में अपना सहयोग करता है और ये टोटल क्या कहलाता है लास्ट में, बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि सजीवों का मुख्य लक्षण है। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं बार बार जिससे टाइम थोड़ा कम लगे, ठीक है। लेकिन आप समझ जाइए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है, देखिए सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है, पोषण, पोषण करना सजीवों का मुख्य लक्षण है, वृद्धि करना भी सजीवों का मुख्य लक्षण होता है, श्वसन करना भी सजीवों का मुख्य लक्षण होता है। कोई भी सजीव हो पोषण सभी करते हैं, यह आप जानते हो, चाहे वो स्वयं करें चाहे दूसरों पर डिपेंड होकर के करें, लेकिन पोषण सभी करते हैं। सभी सजीव क्या करते हैं भैया, वृद्धि करते हैं, ठीक है। और सभी सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो ये सभी सजीवों के मुख्य लक्षण हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, उपर्युक्त सभी, यानी कि डी आंसर है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजीव प्रजातियों का अस्तित्व किससे बना रहता है। क्वेश्चन पूछा है कि सजीव प्रजातियों का अस्तित्व किससे बना रहता है। आप जानते हो कि कोई भी सजीव प्रजाति
अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपना अस्तित्व बनाने से मतलब है कि पृथ्वी पर उसकी प्रजाति जीवित रहे आगे तक, यानी कि एक पीढ़ी मरने के बाद अगली पीढ़ी, उसके बाद अगली पीढ़ी, यानी कि उसका अस्तित्व बना रहे, इसलिए क्या करते हैं भैया, वो प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। तो कोई भी प्रजाति अपना अस्तित्व बनाने के लिए क्या करती है? प्रजनन करती है। तो क्वेश्चन पूछा है कि सजीव प्रजातियों का अस्तित्व किससे बना रहता है? तो सजीव प्रजातियों का जो अस्तित्व है किससे बना रहता है भैया? प्रजनन से। प्रजनन करने से क्या होगा? वो अपने समान संतति पैदा करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने समान संतति पैदा करते हैं। इस प्रकार से किसी भी सजीव प्रजाति का क्या बना रहता है? अस्तित्व बना रहता है। जैसे आप जानते हो कि अधिकतर माँ बाप कहते हैं कि बेटी ना होकर के बेटा होना चाहिए, केवल वो प्रयास किस लिए करते हैं? जिससे उनके गोत्र का, वंश का नाम चलता रहे, ठीक है, वरना बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं। लेकिन आदमी की केवल एक भ्रामक सोच कि मेरे बाद मेरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो क्या उम्मीद करते हैं कि बेटा होना चाहिए, ठीक है। बल्कि आप जानते हो कि जो बेटियां होती हैं वो बेटों से भी अधिक सेवा करती हैं। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सजीवों का प्रमुख सत्य लक्षण क्या है? हमसे पूछा है कि सजीवों का प्रमुख सत्य लक्षण क्या है? सत्य से मतलब है कि सजीव के जीवन में कोई भी काम हो ना हो, लेकिन सजीव के द्वारा वो काम जरूर होगा, उसे क्या कहा जाता है? सत्य लक्षण कहा जाता है, ठीक है, जिसको कभी जुटलाया नहीं जा सकता। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, जन्म मरण, यानी कि जन्म लेना और मृत्यु हो जाना, गति करना, किसी भी सजीव के द्वारा क्या करना? गति करना, किसी भी सजीव के द्वारा क्या करना? श्वसन करना, किसी भी सजीव के द्वारा क्या करना? पोषण करना। तो सबसे प्रमुख सत्य लक्षण क्या है? प्रमुख सत्य लक्षण ये होता है कि कोई भी सजीव जन्म लेगा तो उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। तो जन्म लेना और उसके बाद मरण होना ही क्या कहलाता है? प्रमुख सत्य लक्षण कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके लिए? सबसे पहले दिया हुआ है शुक्राणु, उसके बाद क्या दे रखा है भैया? अंडाणु, उसके बाद आपके लिए क्या दिया हुआ है? जीवाणु, ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? विषाणु। तो आप जानते हो कि सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या है इसका? विषाणु। सजीव व निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी है वो कौन सी है? विषाणु। लेकिन बात ये बनती है कि इसको क्यों कहा जाता है? विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है? ठीक है, सुनिए इसका मतलब क्या है। देखिए, कोई भी सजीव होता है, ठीक है, कोई भी सजीव, उसमें जीवन होता है और जीवन होने के कारण उसका उपापचय तंत्र, मेटाबॉलिक सिस्टम क्या करता है भैया? कार्य करता है। कोई भी निर्जीव जो होता है वो मृत होता है, मरा हुआ है, उसमें जीवन ही नहीं है, इसलिए उसका जो उपापचय तंत्र है वो कार्य नहीं करता है। ध्यान रखना, कोई भी सजीव है उसका उपापचय तंत्र कार्य करता है, स्वयं का उपापचय तंत्र काम करता है, ठीक है, जबकि निर्जीव का स्वयं का उपापचय तंत्र कार्य नहीं करता है। अब वायरस की यदि हम बात करें, विषाणु की यदि हम बात करें, तो जब तक कोई, सपोज कीजिए ये कोई वायरस है और ये कोई सजीव की कोशिका है, तो जब तक ये वायरस इस कोशिका से बाहर है तब तक इसका स्वयं का उपापचय तंत्र कार्य नहीं करता है। लेकिन जैसे ही ये वायरस बाहर से कहां प्रवेश कर जाता है? अंदर प्रवेश कर जाता है, तब इसका उपापचय तंत्र कैसा हो जाता है भैया? सक्रिय हो जाता है और इसका स्वयं का ही उपापचय तंत्र कार्य करने लग जाता है। तो चूंकि बाहर ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? निर्जीव की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन किसी सजीव के अंदर जाने पर किस तरीके से व्यवहार कर रहा है? एक सजीव के समान ही व्यवहार कर रहा है, इसलिए इसको सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भैया? विषाणु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाहर, सजीव के शरीर से बाहर होने पर इसका उपापचय तंत्र कार्य नहीं करता है, लेकिन किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करने पर इसका उपापचय तंत्र सक्रिय हो जाता है और इसका स्वयं का उपापचय तंत्र कार्य करने
लग जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से रोमंथी जंतुओं का समुच्चय कौन सा है। 6 से लेकर के 10 तक की बुक्स में, एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की बुक्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं क्वेश्चन के बारे में अपन ज्यादातर बात कर रहे हैं। हायर क्लासेस के क्वेश्चन भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका रिलेशन इन्हीं बुक्स से है। तो निम्न में से रोमंथी जंतुओं का समुच्चय कौन सा है। आपको मैंने पहले भी बताया था जब थ्योरी कराई है इसकी, उसमें ध्यान से पढ़ना कि रोमंथी जंतु किनको कहा जाता है। तो ऐसे जंतु जो भोजन करने के बाद अपने मुंह को हिलाते हैं, जुगाली करते हैं, बौगाड़ते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, रोमंथी जंतु कहा जाता है। ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि भोजन पाचन के लिए अधिक एंजाइम की आवश्यकता होती है, अधिक लार की आवश्यकता होती है, इसलिए वो बार बार अपने मुंह को हिलाते रहते हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं, गाय, भैंस, हिरन। ऑप्शन भी दे रखा है बिल्ली, भैंस, हिरन। तो आपको क्या दे रखा है, देखो गाय, भैंस, हिरन। दूसरा ऑप्शन है बिल्ली, भैंस, हिरन। तो आपने बिल्ली को शायद मुंह हिलाते हुए नहीं देखा होगा। भैंस, गाय, कुत्ता। तो कुत्ता भी खाना खाने के बाद मुंह हिलाता है क्या, नहीं हिलाता है। वो अपनी एक तरीके से कहते हैं कि जो हाफनी भरता है, हाफता है वो। ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि वो अपने शरीर के ताप का ध्यान रखना। कई बार आपने देखा होगा कुत्ता जोर जोर से श्वसन क्रिया करता है। ठीक है, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वातावरण के टेम्परेचर के साथ क्या करना चाहता है, सामंजस्य बैठाता है। ठीक है, इसलिए वो हाफता रहता है कुत्ता। तो लेकिन कुत्ता बौगार नहीं करता है, यानी कि मुंह को नहीं हिलाता है खाना खाने के बाद, जुगाली नहीं करता है, वो क्या करता है, हाफ नहीं लेता है। गाय, हिरन, कुत्ता, सेम वही एग्जाम्पल। तो देखो यहां पर बिल्ली नहीं है, इसमें कुत्ता नहीं है, इसमें भी कुत्ता नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया, गाय, भैंस और हिरन। ये सभी किस जंतुओं की श्रेणी में आते हैं भैया, रोमंथी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। किन की श्रेणी में आते हैं, रोमंथी जंतुओं की श्रेणी में। और रोमंथी जंतु किनको कहा जाता है, ऐसे जंतु जो भोजन करने के बाद क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि क्या है, अधिक लार बनती है। अधिक लार बनने से क्या होगा, उनका जो भोजन है वो आसानी से पच जाता है, पाचन क्रिया हो जाती है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती हैं। ऐसा कौन सा पौधा होता है जिसकी पत्तियां अचानक छूने पर सिकुड़ जाती हैं। ऑप्शन दे रखा है आपके लिए, गुलाब, गुड़हल, छुई मुई और मेहंदी। तो किस पौधे की पत्ती ऐसी होती है जो अचानक छूने पर सिकुड़ जाती है। तो नाम से स्पष्ट है, छुई मुई, यानी कि छूने पर क्या होगी भैया, ये सिकुड़ जाएगी। क्या होगी, सिकुड़ जाती है। तो किस पौधे की पत्ती अचानक छूने पर सिकुड़ जाती है, छुई मुई पौधे की पत्तियां अचानक छूने पर सिकुड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इस पौधे की यदि पत्ती को क्या किया जाता है भैया, कोई भी आदमी स्पर्श करता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कुछ भी संपर्क में इसके में आता है, तो इससे क्या होता है कि पोटेशियम का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, पोटेशियम और अन्य रसायनों का क्या करती है, ये स्राव करती है। जिससे क्या होगा कि इसके अंदर जो जल भरा हुआ रहता है, पत्ती के अंदर जो जल भरा हुआ रहता है, वो जल बाहर निकल जाता है। वापस से सुनना कि जब भी इसके संपर्क में कोई आता है तो इससे पोटेशियम व अन्य रसायनों का स्राव होता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि रसायन क्यों स्रावित कर रही है। तो देखिए इसको छूने पर क्या होता है, पोटेशियम और अन्य रसायनों का स्राव होता है, जिससे इसके अंदर का जल बाहर आ जाता है। और जल जब बाहर आ जाता है तो इसके अंदर जो दबाव है, पत्ती के अंदर जो दबाव है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे आज अपना ये हाथ है, ठीक है, तो ये हाथ में किसके, रक्त के दबाव की वजह से यदि हम रक्त इसमें से निकल जाता है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मुरझा जाता है। ठीक है, तो दबाव किसकी वजह से, इसके अंदर जो रक्त भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, पोषण भरा हुआ है, उसकी वजह से। और यदि इसमें कमी आ जाएगी तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। सेम यहां पर क्या होता है, पत्ती को छूने पर पोटेशियम और अन्य रसायन का स्राव करती है। स्राव करने पर जल बाहर आ जाता है, बाहर आने पर दबाव में कमी आ जाती है, और दबाव में कमी आने पर पत्ती क्या होती है भैया, सिकुड़ जाती है। अब आप कहोगे कि साहब इसने रसायन का स्राव क्यों किया, वो इसलिए करती है जिससे कि इसकी सुरक्षा हो सके। रसायन स्रावित करके पत्तियां पौधे के लिए एक संकेत भेजती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि यदि हमारे हाथ में सुई चुभाते हैं
तो संदेश यहां पर आता है। क्यों? क्योंकि वो मस्तिष्क को, मेरुरज्जु को, इनको स्वायत्त तंत्र का तंत्र को, इन सबको क्या होता है, सूचना प्रेषित की जाती है कि हाथ में सुई चुभाई जा रही है तो हाथ को हटा लिया जाए। ऐसे ही पत्तियां रसायन स्रावित करके सूचना भेजती हैं पौधे के स्वायत्त तंत्र का तंत्र सिस्टम के लिए कि भाई कोई बाहर से आपको संपर्क कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए क्या करेंगे, वो रसायन स्रावित करके एक संकेत देती हैं। और जैसे ही वो रसायन स्रावित करती हैं उनके अंदर का जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जल बाहर निकलने से दबाव में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और जब दबाव में कमी आ जाती है तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो मुरझा जाती हैं, जिससे वो अपने स्वयं की सुरक्षा कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए छुईमू को क्या कहा जाता है, लाजवंती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, लाजवंती भी कहा जाता है। लेकिन यदि हम बात करें अपने समाज के स्त्री और पुरुषों के बारे में, उनमें उल्टा सिस्टम होता है। जब तक आंखों में पानी भरा हुआ है तब तक शर्म होती है, तब तक लाज होती है। और जैसे ही पानी बाहर निकल जाता है लाज भी क्या हो जाती है, शर्म भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जबकि इस पौधे के मामले में क्या है भैया, वो उल्टा सिस्टम है। जब तक पानी अंदर भरा हुआ है तब तक लाज नहीं है, लेकिन जैसे ही पानी बाहर निकल गया उसने शर्माना शुरू कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप चाहते हो कि हम लगातार ऐसे ही क्वेश्चन बनाएं या इस तरीके से ही आपको समझाएं तो कमेंट्स में आप जरूर बताएं और अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो, अगली वीडियो बनाने के लिए एक नई एनर्जी प्राप्त हो। ठीक है, तो जब तक आपका सहयोग पूरा मिलता रहेगा ऐसी वीडियो आपको लगातार प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, आज मैं यहाँ पर आपको कुछ कम क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन आप यदि सब्सक्राइब शेयर और कमेंट्स अधिक से अधिक करोगे तो मैं जो क्वेश्चन है इनकी संख्या भी क्या करूंगा, अधिक से अधिक बढ़ा दूंगा। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हो। ठीक है, यदि आपकी इच्छा है कि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कराए जाएं तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़िए, अधिक से अधिक रिश्तेदारों में, मित्रों में, सहयोगियों में, साथियों में शेयर कीजिए और वीडियो के लिंक को शेयर करिए, जिससे क्या है कि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को फायदा हो सके, अधिक से अधिक लोगों को हम लाभान्वित कर सकें, जिससे हम जिस मिशन के लिए निकले हैं, छात्रों के हित में कार्य करने के लिए निकले हैं, वो हमारा मिशन पूरा हो सके। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।